नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तोमर जी स्पार्क्स पर। जो बच्चे रेलवे, पुलिस, एसएससी, बैंकिंग या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा होने वाला है। इस सेशन के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन 15 करंट जीएस के क्वेश्चन तैयार करवाते हैं। साथियों, आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको हम जो है डेली के अपडेट आपको प्रतिदिन मिलते रहें और आप उससे अछूते ना रह जाएं। साथियों, जैसा इसमें सेशन में आप देखेंगे, हम आपको 15 क्वेश्चन करंट के देते हैं, जिससे कि आपकी परीक्षाओं के समय आपके पास करंट का बहुत सारा डाटा तैयार हो जाए। साथियों, सेशन सुनने के साथ साथ आपसे मैं सलाह देना चाहता हूं कि आप एक डायरी मेंटेन कर लें, जिनमें इस क्वेश्चनों को आप लिख लें और भविष्य के पेपर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए तैयार कर लें। साथियों, ये हम आपका पूरा कंटेंट लेके आए हैं आज के सेशन में। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने हर सेशन की शुरुआत एक मोटिवेशन के साथ करते हैं। तो साथियों, आज का मोटिवेशन है, जब थक जाओ तो आराम कर लो, लेकिन हार कभी मत मानो। क्योंकि मेरे हिसाब से हार मानना रुक जाने की निशानी है, और ज़िंदगी जो है रुकने का नाम नहीं, चलने का नाम ज़िंदगी है। चलते रहना चाहिए साथियों, नित्य नए आयामों को गढ़ते रहना चाहिए। ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उनके साथ बहादुरी के साथ लड़ना चाहिए और उनसे आगे बढ़ना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम अपने आज के सेशन को शुरू करते हैं। साथियों, हमने पहला प्रश्न आपके लिए रखा है कि हाल ही में नासा ने क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए कौन सा अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है? तो साथियों, उस अंतरिक्ष यान का नाम है साइकी। साइकी नाम का अंतरिक्ष यान नासा ने लॉन्च किया है। इसी श्रेणी में दूसरा प्रश्न हमने आपके लिए रखा है कि लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है। लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण किसने किया है? तो साथियों, उस युद्धग्रस्त देश का नाम है इजराइल ने इसका परीक्षण किया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इसका सफल परीक्षण का दुनिया को बताया कि हमने इसका सफल परीक्षण कर दिया है। इसके बारे में साथियों मैं आपको बताऊं, जैसे कि एक देश होता है, उसके लिए जो रक्षा प्रणाली क्या होती है। जैसे कि भारत के पास अभी रसिया से हमने S-400 खरीदा है। हमारे पास एक रक्षा प्रणाली का पिनाका और है, पिनाका। ये क्या होता है? जब दुश्मन की तरफ से कोई मिसाइल, रॉकेट या इस तरह की चीज़ आती है, या एयरक्राफ्ट आता है जो अनवांटेड होता है, जिसको जो हम पर हमला कर सकता है, उसको रोकने के लिए ये प्रणालियाँ जो है लगाई जाती हैं। साथियों, आपने बहुत सुना होगा एक प्रणाली का नाम जो इजराइल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है आयरन डोम। आयरन डोम होता क्या है? मान लीजिए आपका ये इस तरीके से कोई देश की आपकी सीमा है, तो आपकी सीमा पर आप इसको तैनात कर देते हैं, और इधर से या इधर से या इधर से कहीं से भी कोई इस तरह की अनवांटेड चीज़ आती है, कोई ड्रोन आता है, कोई मिसाइल आती है, कोई रॉकेट आता है, तो अपनी क्षमता के अनुसार ये जो है उसको रास्ते में ही मार के गिरा देता है। अब होता क्या था साथियों, समय के साथ साथ लोग बदलते हैं ना, चीज़ें लड़ने, युद्ध एक डायरेक्ट वॉर होता है, एक इनडायरेक्ट वॉर होता है। अब इजराइल के साथ क्या था कि इजराइल की सीमा जो है अब बड़ी विचित्र सीमा है। इजराइल इस तरफ लगता है लेबनान से, और यहाँ पर एक गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी, जहाँ पर अभी फ़िलहाल में युद्ध चल रहा है, यहाँ पर वो मिस्र से लगता है, और यहाँ पर आकर लाल सागर में मिलता है। लाल सागर में यहाँ पर तो आपको पता ही है, यहाँ पर एक ओशियन है, मेडिटेरेनियन ओशियन इसमें खुलता है जाके, और यहाँ पर जॉर्डन एक मृत सागर है, जॉर्डन है। मतलब कुल मिलाकर अपने दुश्मनों से ही सीमा उसकी लगी हुई है। अब समस्या ये है कि इस पर चारों तरफा हमले का डर रहता है। कभी तो इधर से क्या नाम है, लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह अटैक कर देता है, तो कभी इस तरफ से गाजा से हमला हो जाता है, कभी इधर से भी। ये काफ़ी युद्धग्रस्त देश है, तो इन्होंने एक प्रणाली विकसित की थी आयरन डोम, काफ़ी चर्चित रही है। होता क्या है कि हिजबुल्लाह से या गाजा से या कहीं से भी इन पर जब रॉकेट्स फायर होते थे, तो ये आयरन डोम जो है रॉकेट को इंटरसेप्ट करके उसको हवा में ही मार के गिरा देता था, और अपने यहाँ के लोगों को या अपने संसाधनों को नुकसान नहीं पहुँचाने देता था। लेकिन समस्या क्या हुई कि ये आयरन डोम जो है काफ़ी महंगा पड़ रहा था। इसकी आयरन डोम की एक मिसाइल और गाजा की तरफ से आने वाली जो रॉकेट थे, उनकी कीमत में भारी अंतर था। गाजा या हिजबुल्लाह की तरफ से आने वाले रॉकेट कीमत में काफ़ी कम होते थे, जबकि आयरन डोम की एक जो रॉकेट उसके अंदर जो पड़ता था, उसको इंटरसेप्ट करके मारने के लिए उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा पड़ती थी। अब इसको आर्थिक रूप से कमज़ोर करने के लिए ही ये लोग रॉकेट अटैक्स किया करते थे। तो इनका रॉकेट मान लो इस तरीके से मान लेते कि भाई मान लो इन्होंने 1 रुपये का एक रॉकेट पड़ रहा है, तो इनका पड़ रहा था 5 रुपये का। अब इन्होंने अगर 10 रॉकेट फायर कर दी तो इन्हें 10 रुपये का नुकसान हो गया। लेकिन यहाँ पर इन्हें नुकसान कितने का हुआ? 50 रुपये का। तो इस तरीके से इनको आर्थिक नुकसान पहुँचाया जा रहा था, जिसका तोड़ भी इजराइल काफ़ी समय से निकाल रहा था। लेकिन चूंकि आयरन डोम का विकल्प
तैयार करके ही ना उसको हटा सकते हैं। अब आयरन डोम में एक और क्या इजराइल का सिस्टम था कि भाई जैसे आयरन डोम में जैसे इन लोगों ने क्या, गाजा वालों ने क्या प्लानिंग बनाई कि गाजा या हिजबुल्लाह की तरफ से क्या प्लानिंग है, एक साथ बहुत सारे रॉकेट्स अटैक करेंगे। तो आयरन डोम एक साथ सबको तो मार नहीं देगा, कुछ तो जाके तुम्हारे यहाँ गिरेंगे, वहाँ पर नुकसान कर देंगे आपको। आर्थिक रूप से भी नुकसान हो रहा है और जन का भी नुकसान हो रहा है और धन का भी नुकसान हो रहा है, हर तरीके से नुकसान हो रहा है। तो इजराइल वालों ने क्या काम किया, उसके लिए उन्होंने एक नई तकनीकी की खोज की है, उसका नाम है लेजर आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली। इसमें क्या होगा, ये लेजर से काम करेगी, ये तुलनात्मक रूप से आयरन डोम से काफ़ी सस्ती होगी, जो इनके रॉकेट्स को या ड्रोन्स को इस तरह को इंटरसेप्ट करके लेजर के द्वारा रास्ते में ही मार के गिरा देगी। लेकिन साथियों इसमें थोड़ा सा अंतर रहेगा कि आयरन डोम इनका हर मौसम में काम कर सकता है, बारिश हो, सर्दी हो, गर्मी हो। लेकिन ये जो लेज़र आधारित जो रक्षा प्रणाली है, ये बारिश के मौसम में या थोड़ा सा कम, क्योंकि ये जो है सूर्य के प्रकाश से इस तरह की लेज़र आधारित चीज़ों से काम करेगी, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन ये काफ़ी सस्ती है। तो अब इजराइल ने ये प्लान बनाया कि दोनों को साथ लेके अपनी सीमाओं को सिक्योर करेगा, ये आपको समझना होगा। चलिए अब आप ये इजराइल की ये लेज़र आधारित आयरन बीम मिसाइल रक्षा प्रणाली आप समझ गए होंगे। रही बात इन दोनों प्रणालियों की, कभी इसका स्पेशल सेशन लेकर आपको ये पूरा समझा देंगे। प्रश्न नंबर 3 हमने आपके लिए रखा है कि वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो मित्रों, वैश्विक पेंशन सूचकांक में भारत को स्थान मिला है 45वां स्थान भारत को मिला हुआ है। और प्रश्न नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इक्वाडोर में सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति, यानी ऐसा कौन व्यक्ति है जो सबसे कम उम्र में, अब तक की सबसे कम उम्र में इक्वाडोर का राष्ट्रपति बना है। इक्वाडोर एक देश है साथियों, तो उनका नाम है डेनियल नोबोआ। डेनियल नोबोआ जो है मात्र 35 वर्ष की उम्र में जो है इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं, और अब तक बने हुए राष्ट्रपतियों में वो सबसे कम उम्र में शुमार किए गए, इसीलिए प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न हमने आपके लिए रखा है, प्रधानमंत्री मोदी ने इसरो को अपना स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने के लिए कौन सी वर्ष का जो है डेडलाइन दी है। तो उसका नाम है 2035। हमारे भारत के प्रधानमंत्री और विभिन्न जो है भारत सरकार का ये मत है कि अपना भी एक अंतरिक्ष स्टेशन होना चाहिए। अब साथियों आप सोचेंगे सर ये अंतरिक्ष स्टेशन क्या होता है। अंतरिक्ष स्टेशन एक मतलब 4 BHK या 3 BHK का घर मान लीजिए, जो पृथ्वी से काफ़ी ऊपर अंतरिक्ष में तैरता रहता है। वो काम क्या होता है उसका काम होता है कि विभिन्न रिसर्चों को करना, अंतरिक्ष में विभिन्न रिसर्चों को करना और अंतरिक्ष के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में पता लगाना। अभी पूरी तरीके से आप जानते हैं हम लोगों को जो ज्ञान है वो काफ़ी कम ज्ञान है अंतरिक्ष के बारे में। तो नई नई खोजें हो रही हैं कि क्या हुआ, कैसे धरती का जन्म, कैसे क्या चीज़ें होती, उसका अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अपने देश का जो है बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी बनाने के लिए कहा है, और उसका लक्ष्य 2035 रखा है। साथियों क्या अभी कोई अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन है अंतरिक्ष में? बिल्कुल है साथियों, ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अभी है। उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो साथियों उसमें शामिल है रूस, उसमें शामिल है अमेरिका, उसमें शामिल है चीन, जापान और यूरोपियन यूनियन। इनकी स्पेस एजेंसी ने मिलकर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाया हुआ है जो अभी अंतरिक्ष में है। लेकिन अब समस्या ये आ गई है कि कुछ समय के बाद वो जो है काम करना बंद कर देगा। तो सभी देश अब मिलकर करना नहीं चाहते, अलग अलग करना चाहते हैं। आपने सुना होगा कि जो है चीन पहले ही प्लान कर चुका है कि वो अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जगह अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है ऊपर पहुंचाएगा। उसी कड़ी में भारत ने भी अपने वैज्ञानिकों से, अपने इसरो से बोल दिया है कि भाई 2035 तक हमारा भी स्वदेशी अंतरिक्ष स्टेशन जाना चाहिए, डेडलाइन रख दिए। साथियों कहना आसान है, करना काफ़ी कठिन है, लेकिन हमारे इसरो ने नए नए कीर्तिमान अभी देख रहे होंगे आप, चंद्रयान, गगनयान इस तरीके के भेजे हैं। तो भारत के हौसले बुलंद और भारत चाहता भी, और हम सभी यही चाहते हैं कि 2035 तक भारत ऐसा करने में कामयाब हो जाए। इसी लिस्ट में साथियों हमने आपके लिए प्रश्न नंबर 6 रखा है कि एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक ऑल टाइम रैंकिंग में कौन से अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रथम स्थान मिला है। दोबारा सुन लीजिए, एविएशन एनालिटिक्स फर्म सीरियम की वैश्विक रैंकिंग, ऑल टाइम प्रदर्शन रैंकिंग में कौन से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पहला स्थान मिला है। तो साथियों काफ़ी फक्र और गर्व की बात है कि भारत का जो कैंपागोड़ा है, ये आपका जो है कर्नाटक में पड़ता है, कैंपागोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसको पहला स्थान मिला है। साथियों प्रश्न नंबर 7 इसी कड़ी में हमने आपके लिए रखा है
कि प्रधानमंत्री ने देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड रेल एक्स का उद्घाटन कहाँ किया है। देश की पहली रैपिड रेल जिसका नाम रैपिड एक्स है उसका उद्घाटन कहाँ किया है। तो साथियों उसका उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश में। इसके मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ये रैपिड रेल जो है गाजियाबाद में एक जगह पड़ती है साहिबाबाद, साहिबाबाद से लेके मोदीपुरम तक जाएगी। मोदीपुरम जो आपका मेरठ हो, ये मेरठ में पड़ता है और ये पड़ता है आपका गाजियाबाद में। यहाँ से गाजियाबाद के साहिबाबाद से लेके मेरठ के मोदीपुरम तक जाएगी। इस ट्रेन की स्पीड जो है 180 किलोमीटर पर आवर रखी गई है, मैक्स स्पीड। ठीक है, चलिए प्रश्नों की इसी कड़ी में साथियों हमने आपके लिए प्रश्न अगला रखा है कि काटी बिहू 2023 त्यौहार कहाँ मनाया गया है। तो साथियों वो त्यौहार मनाया गया है असम में। साथियों काटी बिहू त्यौहार जो है, जैसा आप जानते हैं कि बिहू असम का मुख्य त्यौहार है, प्रमुख काफ़ी त्यौहार है जो असम में मनाया जाता है। उसी की श्रेणी में काटी बिहू त्यौहार इस बार 2023 जो है असम में मनाया गया। साथियों हमको पता होना चाहिए कि जो बिहू है वो असम का मुख्य त्यौहार है, उसको काटी बिहू त्यौहार 2023 असम में मनाया गया है। साथियों प्रश्न नंबर 9 हमने आपके लिए रखा है, इंपॉर्टेंट आ सकता है क्वेश्चन, कि प्यूमा जो कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर, प्यूमा कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है। तो साथियों वो भारत के क्रिकेटर हैं मोहम्मद शमी को प्यूमा कंपनी का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। वो इस समय भारत की जो क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप में भारत को रिप्रेजेंट कर रही है उसके सदस्य हैं। मोहम्मद शमी काफ़ी अच्छे क्रिकेटर हैं, भारत के मुख्य बॉलरों में शुमार किए जाते हैं। ये प्यूमा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। प्रश्न नंबर 12 हमने आपके लिए रखा है कि कौन से प्रदेश में एक शिक्षा ऐप है गुरुजी ऐप, ये लॉन्च किया गया। कौन से प्रदेश में लॉन्च किया गया साथियों? तो उस प्रदेश का नाम है झारखंड। वही झारखंड जिसमें जो है हेमंत सोरेन वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सरकार ने एक गुरुजी ऐप लॉन्च किया है। शिक्षा ऐप है ये लॉन्च किया गया है। साथियों प्रश्न नंबर 11 हमने रखा है कि पॉली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है। पॉली आप याद कर लेना, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पॉली नामक क्वांटम इंजन किसने विकसित किया है? तो उस देश का नाम है जर्मनी। साथियों मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि टेक्नोलॉजी के मामले में जर्मनी और जापान का शायद ही कोई देश सानी होगा। तो ये जर्मनी ने जो विकसित किया है पॉली आधारित क्वांटम इंजन, जर्मनी देश ने विकसित किया है। प्रश्न नंबर 12 हमने रखा है कि हाल ही में किस देश ने अबाबिल नाम की बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो अबाबिल नाम की मिसाइल का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। अब साथियों मैं थोड़ा आपको बता दूं कि अरबी, फारसी या उर्दू में अबाबिल का अर्थ होता है बाज। तो इस मिसाइल का नाम इन्होंने अबाबिल रखा है। इसकी रेंज कितनी है? तो आपको पता ही है इनकी रेंज उतनी ही होती है कि भारत उसकी जद में आ जाए तो शायद 200 या 150 किलोमीटर उसकी रेंज अबाबिल की है। ये पाकिस्तान ने नई मिसाइल का परीक्षण किया है। साथियों अगला हमने आपके लिए प्रश्न रखा है, प्रश्न नंबर 13, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? आपको याद रखना होगा, ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान? 64वां स्थान भारत को दिया गया है। साथियों काफ़ी भारत 15 पायदान पीछे खिसक गया है, इसमें भारत को 64वां स्थान दिया गया है। प्रश्न नंबर 14 हमने आपके लिए रखा है कि ब्रह्मांड में सुपरनोवा विस्फोट का पता लगाने वाला AI आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI आधारित BTS बॉट का विकास किसने किया है? तो साथियों विकास किया है नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी ने इसका विकास किया है। प्रश्नों की इसी कड़ी में अंतिम प्रश्न हमने आपके लिए प्रश्न नंबर 15 रखा है। आ सकता है क्वेश्चन ये कि वर्ष 2023 में हमारे देश में कुल कितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? अंतिम जो सूचनाएं आ रही हैं उसके आधार पर वर्ष 2022-23 में, 23-24 नहीं 22-23 में भारत ने कितने खाद्यान्न का उत्पादन किया है? भारत में कितने खाद्यान्न का उत्पादन हुआ है? तो साथियों वह 3,297 लाख टन यानी 3297 लाख टन खाद्यान्न का भारत ने उत्पादन किया है। कल हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि भारत के जो दक्षिण में एक देश है श्रीलंका, उसकी राजधानी का नाम क्या है? साथियों हमने प्रश्न आपसे इसलिए किया था कि काफ़ी शायद बच्चे अपडेट ना हो कि श्रीलंका की राजधानी का नाम वो कोलंबो ही सोचते हों,
लेकिन अब श्रीलंका की राजधानी का नाम कोलंबो नहीं है। श्रीलंका की नई राजधानी का नाम है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे। आपको याद रखना पड़ेगा, श्रीलंका की राजधानी का नाम अब कोलंबो नहीं है, श्रीलंका की राजधानी का नाम है श्री जयवर्धने पुराकोट्टे। इसी प्रश्नों की इसी श्रेणी में हमने आपके लिए आज का प्रश्न रखा है कि मंगोलिया की राजधानी बताइए। मंगोलिया कहाँ पर है साथियों? जब आप मैप में जाएंगे तो भारत के उत्तर में जब आएंगे तो आपको चीन दिखाई देगा, और चीन के भी उत्तर में, चीन और रूस के बीच में एक देश दिखाई देगा दीपक के आकार का, उसका नाम है मंगोलिया। तो आपको बताना है कि मंगोलिया की राजधानी क्या है। साथियों, सेशन को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।